एक तो जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हैं पार्लियामेंट ने, जो कि अब सेनेट से भी अप्रूव हो गई हैं, सदर पाकिस्तान के पास पहुंच गई है और अभी तक उनके दस्तखत का इंतजार है। जब दस्तखत हो जाएंगे तो फिर ये पक्का कानून बन जाएगा। और जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और आज हम यही जानेंगे। हमारे साथ तीन बेहतरीन माहिर कानून मौजूद हैं, और उनसे हम ये जानेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगी। एक माजी में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता आया है। एक जो शर्त होती है किसी भी कानून को परखने के लिए, वही होती है कि वो आइन या बुनियादी हकूक या बेसिक स्ट्रक्चर जो है आइन का, या इस्लाम की ग्लोरी या डिफेंस सिक्योरिटी उसके उससे मुनाफी ना हो। तो जो कि आइन में कुछ चीजें दर्ज हैं, ये जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद हसन शाह, असद जमाल और इदरीस अशरफ एडवोकेट। इन तीनों से हम उनकी राय लेंगे इस कानून के बारे में। तो मैं आगाज करता हूं। मेरे ख्याल से अगर असद, चूंकि आपने इसके ऊपर एक मजमून भी लिखा है, तो अगर आप मुख्तसरन हमें यह बताएं कि आपके ख्याल में ये जो कानून है इसमें क्या आपको सुकुम या नकाइस दिखाई देते हैं, और किन बुनियादों के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को सुना, तो वो किन बुनियादों के ऊपर उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है या नहीं। जी असद। मुझे इजाजत दीजिए कि एक जो शिक नई इंसर्ट की गई है इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए उसको मैं पढ़ के आपको सुना दूं, जी। क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी काफी अहमियत है। और फिर मेरे जो साथ हमारे दोस्त हैं इदरीस साहब और अहमद साहब, वो भी इस पर राय का इजहार कर दें। और ये 104 ए है, कंसेंट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी बाय इंडिपेंडेंट कैंडिडेट टू बी इररिवोकेबल। It reads, notwithstanding anything contained in this act or any other law being in force or a judgment, decree, or order of any court, including the Supreme Court of Pakistan or a high court, the consent of an independent candidate once given for joining a political party for purposes of clause 6 of Article 51 or clause 3 of Article 106 shall be irrevocable. अब ये मेरा ख्याल है कि ये सबसे अहम इसमें अमेंडमेंट एक्ट में एक शिक है। बाकी तो री एम्फेसिस और री इटरेशन है ऑफ व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द इलेक्शंस एक्ट। अब इसका इफेक्ट क्या है और इसका जो मकसद लेजिस्लेचर का इस तरमीम को पास करने का है, वो हम्म। क्या है, मेरा ख्याल है इस पर हमें कुछ सोचने की जरूरत है। अम, मैं कोई हतमी राय देने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथी हमारे बाकी जो साथी हैं, वो भी बिल्कुल उनसे राय दें। पूछते मुझे लगता है कि इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। देखें इस वक्त स्टेज क्या है जिस पर हम बैठे हुए हैं। 12 जुलाई का जो फैसला था अक्सरियती, जो कोर्ट का डिसीजन है, वो इम्प्लीमेंटेशन के मराहिल में दाखिल हो चुका हुआ। अब तकरीबन एक महीना होने को आ रहा है। इस दौरान पार्शल इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39, मेरा ख्याल है, या 41, वन ऑफ द टू सेट्स, 39, 39 सीट्स दे दी हैं। 39 39 को 41 बकाया हैं। नोटिफाई जी। कर दिया है एज पीटीआई कैंडिडेट्स। बाकी के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेज दी है, एप्लीकेशन दाखिल कर दी है कोर्ट के 12 जुलाई के ऑर्डर के तहत ही कि हमें रहनुमाई हमारी फरमाई जाए। तो अब वो सस्पेंड हो गई है प्रोसीडिंग। it is not it has not come to a halt. It is just suspended by the implementing constitutional office, which is the Election Commission of Pakistan. So क्या उस एप्लीकेशन के फाइल होने के बाद उस जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रोका जा सकता है किसी तरह से भी? ये एक सवाल पैदा होता है।
अदरवाइज मुझे रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन पर, और जिस नौयत की ये रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन है, यानी जाती तौर पर मैं अगर ये सोचूं तो मुझे कोई मसला तो नजर नहीं आता, लेकिन जो इदरीस साहब बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि उन्होंने इस इशू पर काफी काम भी किया है और मेरी इनसे बातचीत भी हुई है, कुछ रहनुमाई भी मैंने हासिल की। जो फैक्टो बेलारूस का जो केस था इदरीस साहब, उसमें अदालत ने कुछ ब्रॉड कॉन्टूर्स दिए कि जो रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन होगी उसके, वो किस नौयत की होनी चाहिए। और ये बात कही गई कि वो एक्सप्रेसली प्रोवाइड करती हो कि इसका इतलाक माजी से होगा। मुझे ये लगता है कि इस एक्ट में वाजे तौर पर उस तरह से, जिस तरह के वो फैक्टो बेलारूस में या अदरवाइज हमारी जो कॉमन लॉ की जो ट्रेडिशन है रेट्रोस्पेक्टिव या रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन की, हमारे इस अमेंडमेंट एक्ट में इसको उतना वाजे तौर पर नहीं कहा गया कि ये माजी से इत्तलाक है। अगरचे कुछ वर्डिंग है कि सुप्रीम कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की कोई जजमेंट के बावजूद और किसी और कानून के होते हुए भी इसका इत्तलाक होगा, लेकिन इस पूरे एक्ट में कहीं पर भी 12 जुलाई का जो सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर है, ये वर्डिक्ट है, उसका हवाला नहीं है। तो क्या ये समझा जा सकता है कि इस एक्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के ऑर्डर को न्यूट्रलाइज या नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है, जो कि यानी हमारी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के हवाले से मुमकिन है। ये नामुमकिन नहीं है, लेकिन जाहिर है कि हमारे आइन में लेजिस्लेशन का जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, तो फिर उसके पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन तो हो सकती है। लेकिन इस एक्ट को जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे कंफ्यूजन, मैं कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ कि क्या ये एक्चुअली रेट्रोएक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसका मकसद है भी कि नहीं है। तो मुझे, मेरा ख्याल है कि ये हम जो गुफ्तगू करें तो इसका, इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और जी जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये बहस होगी, ये अब जो इसको चैलेंज भी कर दिया गया है पीटीआई की जानिब से, तो इस नुक्ते पर भी बहस होगी और भी बहुत अ, सारे सवाल होंगे, लेकिन ये अहम एक सवाल होगा कि क्या इस एक्ट के जरिए पार्लियामेंट ये करना चाह रही है कि 12 जुलाई का जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको नलीफाई करना है, या प्रोस्पेक्टिव है, ये रेट्रोएक्टिव लेजिस्लेशन है भी कि नहीं। जी जी बिल्कुल। मैं ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया है, और मैं इदरीस की तरफ बढ़ता हूं। मैं फिर बैरिस्टर अहमद हसन शाह से बाद में पूछता हूं। तो इदरीस भाई, सबसे पहले तो ये जो असद जमाल ने कुछ सवालात उठाए हैं, उनको बिल्कुल एड्रेस कीजिए। लेकिन मेरा जो आपसे बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या आप क्या समझते हैं कि ये कानून जो बनाया है पार्लियामेंट ने, क्या ये खिलाफ आइन ऑन द प्राइमा फेसाई, या एक जो फर्स्ट रीडिंग पर आपको ऐसा दिखता है? जी इदरीस। जी, जो बात असद ने की है, उस बात को आगे बढ़ाते हुए, ये ऐसा नहीं है कि पहले कानून में ये बात मौजूद नहीं थी जो नुक्ता असद ने उठाया है। ये रूल्स में मौजूद था कि एक दफा अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है कंसेंट दे देता है, वो उसको रीओपन नहीं किया जा सकता, रिकॉल नहीं किया जा सकता। जो इन्होंने इर्रेवोकेबल कहा है ना, ये ऑलरेडी कानून का हिस्सा थी, लेकिन रूल्स में ये बात लिखी हुई थी। और दूसरा जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना, वो गालिबन सेक्शन 2 में ये चीज लिखी गई है कि इसका इफेक्ट, इसको डीम किया जाएगा कि ये 2017 में ये तमाम चीजें कानून का हिस्सा थी। लेकिन मेरा पॉइंट थोड़ा फर्क है। मेरा पॉइंट ये है कि जो कुछ इस एक्ट को अमेंड करके पार्लियामेंट सामने लेके आई है, एक कानून, ये सारी चीजें मोर और लेस कानून का हिस्सा थी। अनअमेंडेड जो हमारा कानून था, इलेक्शन एक्ट और रूल्स,
ये सारे ही पॉइंट्स में देखें कि एक बात इन्होंने सेक्शन 66 के अमेंडमेंट की है और दूसरी बात इन्होंने सेक्शन 104 के अमेंडमेंट की है। सेक्शन 66 में तो ये यही बात दर्ज थी कि जी वो अपनी एफिलिएशन बताएगा किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ और उसकी सपोर्ट में पार्टी एक सर्टिफिकेट देगी कि जो वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ जो है वो लगाएगा। लेकिन सेक्शन 67 के अंदर उसका सब सेक्शन 3 वादे तौर पे ये कहता है कि जो कैंडिडेट is not supported by nominations or not nominated by a political party is an independent candidate। तो ज्यादा मौसर अंदाज में ये चीज पहले से ही कानून का हिस्सा थी। तो फिर ये डीमिंग क्लॉज कि जो उतनी मौसर नहीं होती, जो आर्टिफिशली आप एक चीज क्रिएट करते हैं, जब एक्चुअल सेंस में एक चीज कानून में मौजूद है तो फिर आपको आर्टिफिशियल क्रिएशन की जरूरत क्या है, ये भी कानून का हिस्सा थी। तीसरी एक बात मुझे लगती है कि जो ये कहा है कि एक दफा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर पाएगा। इसका क्लैश मुझे फंडामेंटल राइट से लगता है, क्योंकि आर्टिकल 17 बहुत क्लियर है, सिटीजन्स का राइट है दे कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये मुझे नजर आ रहा है। लेकिन जो मेरा असल नुक्ता है वो ये है कि जब ये सारी बातें कि जो लॉ को अमेंड करके वो सामने लेके आए हैं नए कानून से, ये कानून का हिस्सा थी, उसके बावजूद भी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो ये कह रही है कि आप पीटीआई को ये सीट्स जो हैं रिजर्व सीट्स दे दें, तो फिर इस नए कानून के आने का फायदा क्या होगा। इसीलिए एक जो एक्सप्रेशन है ना, ग्रोपिंग इन द डार्क,